अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे थर्मल रेडिएशंस, जो कि एक वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है जिसमें हीट ट्रांसफ़र करती है। इससे कबल वीडियो में अगर हम देखें तो हमने दो तरीके डिस्कस किए थे जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती थी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता था कंडक्शन, जो कि हमने पढ़ा था। उसके बाद कन्वेक्शन आता था, और कन्वेक्शन के बाद ये थर्ड हमारे पास जो एक तरीका है जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें रेडिएशंस की, तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। हमारे पास ये सन है, और सन के ज़रिए हमारे जो ज़मीन है उस तक जो रेडिएशंस पहुँच रही हैं, यानी कि हीट पहुँच रही है, हमें जो हीट मिल रही है सन से, तो उसके दरमियान स्पेस आ जाता है। ठीक है, अब स्पेस जो है वो सन और अर्थ के दरमियान है। ये हमारे पास सन है, ठीक है, और ये हमारे पास अर्थ है। अब इसके दरमियान हमारे पास स्पेस है। अब स्पेस में से ये जो हीट ट्रांसफर होगी, तो ये इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रांसफर होगी, और ये जो वेव्स होंगी इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो वेव्स की फॉर्म में हीट ट्रांसफर होती है, इनको ही हम रेडिएशंस कहते हैं। अब यहां पे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनको हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फर्दर एक टाइप है, ठीक है, इज कॉल्ड रेडिएशन। तो यहां पर हमारे पास जो है ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए से हीट ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और जिनको हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहेंगे। ये इंफ्रारेड रेडिएशन इसकी एक टाइप है, ठीक है, इज कॉल्ड रेडिएशन इसको हम ये कहेंगे। ये जो अर्थ है ये इमिट करता है हीट, जो कि रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करता है। तो ये हमारे पास रेडिएशन का वे हो गया जिसके जरिए हमें डायरेक्टली हीट मिलती है। सन इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशंस वाइल ह्यूमन इमिट लेस, यानी कि वो कम करते हैं, क्योंकि जो सन है वो बिग साइज का होता है, तो वो ज़्यादा हीट को इमिट करेगा, ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करेगा, जबकि ह्यूमन है उसका साइज कम है तो वो कम इमिट करेगा। आगे इसकी जो एमिशन है उसके आगे फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। एमिशन ऑफ रेडिएशंस डिपेंड, अब ये तीन जो फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कलर। अब ये अगर हम बात करें कलर की, तो सरफेस कलर जो भी ऑब्जेक्ट का होगा उस पर ये फैक्टर ये होगा। एमिशन ऑफ रेडिएशंस डिपेंड करता है तीन फैक्टर पर। सबसे पहले फैक्टर होगा कलर ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा टेक्सचर ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और थर्ड होगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर सिर्फ एमिशन ऑफ रेडिएशंस उन्होंने फैक्टर्स पूछे कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करती है रेडिएशंस की एमिशन, तो आपने लिस्ट करना होगा। तो आपने ये सिर्फ तीन नाम लिख देने हैं, यानी एज इट इज। अगर उनको एक्सप्लेन करना होगा तो आप फर्दर उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास जो पहला आ जाता है वो है सरफेस कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ये बहुत ही आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है, तो इसको आप अपने अंदाजे से और अपने हिसाब से आप इसको और ज़्यादा छोटा भी कर सकते हैं। ये दो लाइनों पे लिखा है। इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है। डार्क कलर्ड सरफेस, जो ऑब्जेक्ट होंगे जिनकी सरफेस डार्क कलर की होगी, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब भी करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन और ज़्यादा इमिट करेंगे। एब्जॉर्ब एंड इमिट मोर इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, जिनको हम बैड रिफ्लेक्टर कहेंगे। जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट तो नहीं करेंगे ना, तो इनको हम कहेंगे बैड रिफ्लेक्टर्स। जबकि लाइट, यानी कि लाइट जो होते हैं डार्क कलर नहीं, लाइट कलर, और इनको हम रिफ्लेक्टिव सरफेसेस कहते हैं, जिनमें हमारे पास वाइट सरफेस आ जाती है जो पेंट हुई होती है, और शाइनी सिल्वर सरफेस। एब्जॉर्ब एंड इमिट लेस इंफ्रारेड रेडिएशन, तो इनको हम कहेंगे गुड रिफ्लेक्टर्स। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। डार्क कलर जो सरफेस होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब और इमिट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को, जबकि लाइट और रिफ्लेक्टिव सरफेस होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को कम इमिट करते हैं और कम ही एब्जॉर्ब करते हैं, जिनको हम गुड रिफ्लेक्टर कहते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो हमारे पास रेज आ रही होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की, जो वेव्स आ रही होती हैं, उनको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए वो बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत कम ही इमिट करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्सचर ऑफ द सरफेस। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, रफ सरफेस और स्मूथ शाइनी सरफेस। अब यहाँ पे रफ सरफेस जो होगा वो स्क्रैची होगा, अनइवन होगा, जो कि इमिट करेगा मोर इंफ्रारेड रेडिएशंस को और ज़्यादा ही एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसका जो सरफेस होगा वो रफ होगा, जिसकी वजह से हीट होगी वो ट्रैप हो जाएगी और वो ज़्यादा हीट इमिट करेगा और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये आपने याद रखना है टेक्सचर्स में। और यहाँ पे हम एग्जांपल देख लें तो एस्फेल्ट रोड्स इमिट मोर हीट, क्योंकि वो जो है होती हैं वो थोड़ी सी स्क्रैची बनाई जाती हैं ताकि उनमें ग्रिप बने और वो ज़्यादा ही हीट को इमिट करती हैं। देन स्मूथ ग्लास, स्मूथ शाइनी सरफेसेस आर बैड एब्जॉर्बर एंड इमिटर, और इनको हम कहेंगे गुड रिफ्लेक्टर्स। टेक्सचर दो तरह के होते हैं, रफ सरफेस और स्मूथ शाइनी सरफेसेस। जब ये स्मूथ और शाइनी सरफेस होते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं करते, ये कम एब्जॉर्ब करते हैं उनको, और इनको हम बैड एब्जॉर्बर और एमिटर कहेंगे। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। इसकी एग्जांपल है, बिफोर पेंटिंग द वॉल्स ऑफ हाउस यूजुअली मेड स्मूथ एंड वाइल पेंटेड सो दे हेल्प इन कंट्रोलिंग टेम्परेचर। यानी कि अगर हम देखें तो पेंट करने से पहले हम वॉल्स को सबसे पहले पुटीन लगाते हैं और उनको स्मूथ बनाते हैं ताकि उनके अंदर जो एक रफ सरफेस टेक्सचर होता है वो ख़त्म हो जाए, और ये मदद करता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी। तो ये मैंने शॉर्ट लिखा है, तो आप इसको मज़ीद और शॉर्ट कर लीजिएगा अगर आपको ये समझ आ गया, क्योंकि ये चीज़ें समझ आ गई तो आप इसको और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये सरफेस एरिया जो है, यहाँ आपने एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया लार्ज होगा वो ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस को इमिट करेगा, और जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम होगा वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को कम इमिट करेगा। लार्ज सरफेस एरिया बॉडी इमिट मोर इंफ्रारेड रेडिएशन at a some temperature than a body with small surface area. Therefore, car radiators have large surface area which helps to radiate quickly. यानी कि जो large surface area body होती है वो रेडिएशन को ज़्यादा इमिट करती रहती है सेम टेम्परेचर पे, जो कि उसके साथ ही, यानी कि मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास रेडिएटर है जो कि कार में यूज़ होता है, ठीक है, और ये हमारे पास एक रेडिएटर है। ठीक हो गया। अब दोनों में किसका डिफरेंस है? सरफेस एरिया का। ठीक है, अब जो ये बड़े वाला है ये इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इमिट करेगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा, जबकि ये कम करेगा, आहिस्ता आहिस्ता करेगा, तो इसका उसके मुकाबले में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि इसको टाइम लगेगा और ये कम इमिट करेगा, जबकि ये जल्दी इमिट कर लेगा और ये टेम्परेचर थोड़ा सा इसका कम होगा और ये जल्दी कूल ऑफ हो जाएगा, टेम्परेचर इसका मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है लार्जर सरफेस एरिया बॉडी इमिट मोर इंफ्रारेड रेडिएशन एट अ सेम टेम्परेचर देन अ बॉडी विद स्मॉल सरफेस एरिया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर नीचे मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, इंफ्रारेड हीटर हैव लार्ज सरफेस एरिया। जो हीटर होते हैं उनके लार्ज सरफेस एरिया होता है जिससे वो हीट को जल्दी मतलब कि करते हैं, इमिट करते हैं, जिससे आगे हीट पहुंचती है। ठीक है, हमारे तक पहुंचती है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेडिएशन। ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर बुक पर तो एक दो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, लेकिन उनको मैंने ये हेडिंग्स की शक्ल में लिख लिया है, तो यहाँ पे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। रेट ऑफ रेडिएशन। अब रेट ऑफ रेडिएशन जो होता है वो किस तरह से इफेक्ट होता है, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा तो उसमें से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं वो निकलेंगी, एमिट होंगी। ठीक है, रेडिएट होंगी। हायर टेम्परेचर, यहाँ पे मैंने कॉमन एरो लगा दिया है ताकि आपको पता चल जाए। हायर टेम्परेचर रिजल्ट मोर हीट रेडिएटेड। यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हैं या आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि जो जब हायर टेम्परेचर होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो ज़्यादा हीट को रेडिएट करके निकालेगा, मतलब कि। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लें तो सन हैव हाई टेम्परेचर रेडिएट्स मोर रेडिएशन मोर देन स्टोव। अब स्टोव हमारे पास चूल्हा आ जाता है। जब चूल्हा है उसका सरफेस एरिया कम है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो सन के मुकाबले में कम होता है। जब सन है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा रेडिएशंस को इमिट करेगा,
रेडिएट्स मोर रेडिएशन मोर देन स्टोव। समझ आ गया है आपको? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये जो हेडिंग है ये मैंने खुद से बनाई है, बुक पर इसका एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन वो उसमें आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि इनको किस तरह से करना है, तो मैंने आसान वर्डिंग में इसको कर दिया है नोट्स की शक्ल में आपको समझाने के लिए। बाकी इसको आप अपनी वर्डिंग में करेंगे तो आप इसको और ज़्यादा आसान लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है। बाकी आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपने यूज़ नहीं करना, लेस देन और ये एरो, इनकी जगह आपने वर्डिंग यूज़ करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास है थर्मल इक्विलिब्रियम, कि जब ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा तो अचीव करने में कौन सी चीज़ें होंगी, ठीक है। जो जो चीज़ें पेश आएंगी वहाँ पे ऑन गोइंग चल रही होंगी, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की एब्जॉर्बिंग रेट रेडिएशन रेट से ज़्यादा होगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है जबकि उसका रेट ऑफ रेडिएशन कम है। हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक चाय का कप, या हम कह सकते हैं इसको आइस है, ठीक है। आइस है तो आइस हमारे पास पहले ठंडी थी, यहाँ पे आइस है, ये हमारे पास ठंडी थी, इसका टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब ये ठंडी थी -5, जब ये ठंडी थी तो ये बाहर से सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रही थी। हीट का टेम्परेचर बाहर जो था सराउंडिंग में, सॉरी रूम टेम्परेचर पर मैंने ये नहीं बोला, रूम टेम्परेचर में अगर आप प्लेस करें इसको तो बाहर टेम्परेचर ज़्यादा था, अंदर टेम्परेचर आइस का जो था बाउल के अंदर वो कम था। अब जब कम था तो ये बाहर से इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में जब हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि जब वो उसका एब्जॉर्बिंग रेट रेडिएशन रेट से ज़्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, और जब रेडिएशन का रेट एब्जॉर्बिंग रेट से ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट अपना टेम्परेचर गिरा देगा। यानी कि अगर मैं देखूँ एक चाय का कप है, वो ऊपर से हीट को निकाल रहा है, इमिट कर रहा है, ठीक है। अब जब रेडिएशन इमिट हो रही है और बाहर की सराउंडिंग में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अंदर का टेम्परेचर पहुंचा हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो चाय का कप है ये हीट को बाहर निकालेगा ताकि उस जैसा टेम्परेचर अपना गेन कर सके, अचीव कर सके। तब तक ये निकालता रहेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से अचीव ना हो जाए। जब उसका रेडिएशन रेट एब्जॉर्बिंग रेट से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो रेडिएट कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो तब उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, यानी वो हीट को बाहर निकाल रहा है तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। और जब ये चीज़ें होंगी ऊपर वाली तब इक्वल एब्जॉर्प्शन एंड इक्वल रेडिएशन, तो ये जब इक्वल एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगी और इक्वल रेडिएशन हो जाएगी ना, तब हमारे पास स्टेबल टेम्परेचर मतलब कि आ जाएगा, और उस स्टेबल टेम्परेचर को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि इस बॉडी ने थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। इसकी डेफिनेशन आप कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, बुक पर इसकी लिखी हुई होगी, तो ये आप कर लें। और आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि इस तरह से ये चीज़ें हैं। बाकी आप इनको यूटिलाइज करके आगे आप मज़ीद इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपको इससे मज़ीद आसानी से समझ आ जाएंगी चीज़ें, जिससे आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देख लें, हॉट टी कूल्स टू रूम टेम्परेचर ओवर टाइम। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है लेस्ले क्यूब। अब इसका जो पर्पस था वो था कि इट शोज हाउ सरफेस टेक्सचर अफेक्ट्स हीट रेडिएशन, यानी कि हीट रेडिएशन किस तरह से इमिट होती हैं हर सरफेस टेक्सचर में से, और इसने मदद की थी उन टेक्सचर में से जिस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती हैं उनको दिखाने में, शो किया था इसने, लेस्ले क्यूब ने। अब बेसिकली यहाँ पर ये एक क्यूब था 4 साइडेड, ठीक है। ये इसकी राइट लेफ्ट और ये फ्रंट था इसका, और ये बैक था, ठीक है, फ्रंट बैक। और ऊपर एक इसकी निब होती थी जिसके जरिए पानी अंदर हॉट वाटर फिल किया जाता था। अब यहाँ पर इसकी जो 4 साइड्स थी ना, उनको डिफरेंट टेक्सचर से यहाँ पर किया गया था, बनाया गया था। डिजाइन होलो क्यूब विथ 4 डिफरेंट सरफेसेस, शाइनी सिल्वर,
शाइनी सिल्वर थी, वाइट शाइनी सिल्वर, वाइट पेंटेड, और एक सरफेस को वाइट कलर से पेंट किया गया था। अ मैट ब्लैक, मैट यहाँ पर जो है ना वर्ड, वो मैट वो एक सरफेस होती है जो कि डार्क टाइप होती है। अब यहाँ पर हमारे पास डार्क टाइप में अ मैट ब्लू आ सकता है, अ मैट रेड आ सकता है, यानी कि रेड, डार्क ब्लू और इस टाइप की डार्क सरफेसेस जो होती हैं उनको मैट कहा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे अ मैट ब्लैक यानी कि डार्क ब्लैक और ब्लैक कलर्ड सरफेस, ये तो आपको पता है कि ब्लैक कलर से जो भी सरफेस को कलर किया जाए वो ब्लैक कलर्ड सरफेस होगी, जबकि मैट होगा इसमें रेड आ सकता है, ब्लू आ सकता है, ब्राउन आ सकता है, वो फर्दर जो हमने करना हो। लेकिन इसमें हमारे पास मैट ब्लैक, मैट का वर्ड यूज हुआ है तो मैट डार्क के लिए होता है डार्क ब्लैक, और यहाँ पे तो आपको पता होगा कि ब्लैक कलर्ड सरफेस जो ब्लैक से हो जाए उसको हम ब्लैक कलर्ड सरफेस कहेंगे। ये 4 डिफरेंट टेक्सचर्स थे जिनको डिजाइन किया गया था। अब यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें मैं आपको बताता हूं, यहां पर ऊपर जो निब थी यहां से हॉट वाटर फिल किया गया था इसको, और यहां इसको फिल कर दिया था, पूरा भर दिया था इसको। अब जब हॉट वाटर इसको यहां भर दिया था तो उसके बाद इसका टेम्परेचर क्यूब का राइज हुआ, बढ़ा। उसके बाद इसको इंफ्रारेड थर्मामीटर से मेजर किया गया इसका टेम्परेचर ईच साइड से, यानी कि हर साइड से इसका टेम्परेचर मेजर किया गया, जिससे पता लगाया जा सके कि कौन सी टेक्सचर की सरफेस कितनी रेडिएशन इमिट करती है, ज्यादा करती है, कम करती है या किस तरह करती है। तो इसमें हमारे पास रिजल्ट आया, फिल्ड विद हॉट वाटर टू हीट द क्यूब। डिटेक्शन, जब डिटेक्शन का पॉइंट था जिसमें डिटेक्ट किया गया था, इंफ्रारेड थर्मामीटर मेजर्स रेडिएशन फ्रॉम ईच साइड। यहां पर रिजल्ट जो बाद में आया था हमारे पास वो ये था कि जो डल और ब्लैक सरफेस थी वो ज्यादा इमिट कर रही थी और ज्यादा ही हीट को एब्जॉर्ब कर रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसका टेम्परेचर था वो ज्यादा था। जबकि वाइट पेंटेड सरफेस या शाइनी सिल्वर, ये जो इमिट हो रही थी इसमें एब्जॉर्ब या इमिट हो रही थी वो बहुत कम हो रही थी हीट, जिससे इसका टेम्परेचर कम था इनके मुकाबले में, जो कि डल और ब्लैक सरफेसेस ऑब्जेक्ट थी। उसके बाद नीचे हमारे पास जो ब्लैक सरफेसेस थी ब्लैक कलर से, वो सबसे वर्स्ट रिफ्लेक्टर यानी बुरे रिफ्लेक्टर थे, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करे थे और हीट को इमिट कर रहे थे। डार्क कलर्ड सरफेस यानी कि वही मैट ब्लैक, वो बैड रिफ्लेक्टर थे। वर्स्ट जो होता है वो बहुत बुरा होता है और बैड उससे थोड़ा सा कम लेकिन बुरा, ठीक है। अब ये जो थे ये बैड रिफ्लेक्टर थे, यानी ये भी हीट को एब्जॉर्ब कर रहे थे और इमिट कर रहे थे, ये उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहे थे, इसलिए इन दोनों का टेम्परेचर ज़्यादा था। वाइट सरफेस, जो वाइट पेंट से सरफेस पेंट की गई थी, वो गुड रिफ्लेक्टर का काम कर रही थी, यानी कि हीट को रिफ्लेक्ट कर रही थी और बहुत कम हीट को इमिट कर रही थी और एब्जॉर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम था। जबकि शाइनी सिल्वर थी वो बेस्ट रिफ्लेक्टर थी, वो ज़्यादातर जो इंफ्रारेड रेज मतलब वेव्स थर्मामीटर की आ रही थी, सॉरी इंफ्रारेड जो था थर्मामीटर उससे जब मेजर किया गया तो इंफ्रारेड वेव्स जो थी, रेडिएशन थी, वो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर था वो बाहर नहीं आया, वो अंदर ही ट्रैप हुआ। और उस जो मतलब कि वो साइड थी उस साइज का जो टेम्परेचर था वो बहुत कम था, जिसकी वजह से ये पता लगाया गया कि ब्लैक सरफेस और डार्क कलर सरफेस जो होते हैं वो रिफ्लेक्टर बैड रिफ्लेक्टर होते हैं और वर्स्ट रिफ्लेक्टर होते हैं, जबकि वाइट सरफेस और शाइनी सिल्वर वो गुड रिफ्लेक्टर और बेस्ट रिफ्लेक्टर के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि इनमें एब्जॉर्प्शन और एमिशन का जो एक रेट होता है वो डिफरेंट होता है। जो ये होते हैं ये बेस्ट एब्जॉर्बर और इमिटर होते हैं, जबकि ये होते हैं ये बैड एब्जॉर्बर और इमिटर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर। यहाँ पे हमारे पास है कुकिंग इन किचन पैन। अब कुकिंग इन किचन पैन जो है यहाँ पे बुक पर काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, तो इसको मैंने ये 3 हेडिंग्स में इसको समराइज की है, आप यहाँ पर देख लें। कुकिंग इन किचन पैन, यहाँ पर 3 मेथड्स डिफरेंट जो हीट ट्रांसफर के हो रहे होते हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं, और किस तरह हो रहे होते हैं यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडक्शन का था वो ये था कि जो हीट मूव्स फ्रॉम स्टोव बर्नर टू मेटल पैन, बेस एंड टू फूड। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, व्हाई हैंडल्स डोंट बर्न, ठीक है। यहाँ पर हैंडल्स क्यों बर्न नहीं होते, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर से बने हुए होते हैं। अब पुअर जो कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट के वो कौन से होते हैं, प्लास्टिक और वुड। अब ये जो होते हैं ये हीट को कंडक्ट नहीं करते इजीली,
जिसकी वजह से हम इनको हैंडल्स पे लगाते हैं, जिससे जो हमारे हाथ हैं वो नहीं जलते, और हैंडल्स जो होते हैं वो, सॉरी यहाँ पर हैंड्स हैं, यहाँ पर जो हैंड्स हैं हमारे वो नहीं जलते, ठीक है। क्योंकि जब हम पकड़ते हैं तो वहाँ पर हैंडल की जगह यहाँ पर पोअर कंडक्टर्स लगे हुए होते हैं, और वो पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट जो होते हैं वो प्लास्टिक और वुड आ जाते हैं हमारे पास। इनमें से हीट बहुत कम ट्रांसफ़र होती है, नहीं तो ये जो मेटल्स हैं इनके मुकाबले में बहुत कम होती है, जिससे हम इनको इजीली पकड़ सकते हैं और हमें उससे हीट महसूस नहीं होती इतनी जल्दी। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है ये लिक्विड्स में होता है और फ्लूइड्स में होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ये फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड्स में गैसेस और लिक्विड्स आ जाती हैं। लिक्विड्स बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड्स में जब वाटर बॉयल हो रहा होता है तो तब ये कंडक्शन कामकारी होती है, ठीक है। कैसे? हॉट वाटर लेस डेंस राइसेस, हॉट वाटर होता है वो लेस डेंस होता है तो वो उड़ जाता है। कोल्ड वाटर डेंसर सिंक्स, जबकि कोल्ड वाटर होता है वो, यानी कि मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास पैन है, नीचे से हीट उसको लग रही है, ये हमारे पास ये हो गया, इसमें हमारे पास पानी पड़ा है। नीचे से जब हीट लग रही है तो यहाँ से जो गर्म हवा होगी, सॉरी गर्म वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर की जाने उठेंगे, और साइड से कोल्डर मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे की तरफ सिंक करेंगे, यानी बैठना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सर्कुलेट होगा और कन्वेक्शन करंट यहाँ पे होगा, जिसकी वजह से पूरा जो वाटर होगा वो इवनली हीट अप होगा। ये आपको समझ आ गया होगा। रेडिएशन, हीट ट्रेवल्स एज इंफ्रारेड वेव्स, जो कि हीट होती है वो इंफ्रारेड वेव्स के जरिए ट्रैवल होती है। यहाँ पर एग्जांपल है कि ग्रिल या ओवन, जब इनमें हम पैन को डायरेक्टली हीट देते हैं, जो कि यहाँ पर आपने देखा होगा हम जो डायरेक्टली दे रहे हैं, तो इन वेव्स को हम कहेंगे रेडिएशन, ठीक है। ये जो वेव्स है ना, डायरेक्टली हमें हीट मिल रही है, उनको हम इंफ्रारेड रेडिएशंस कहेंगे, यानी रेडिएशंस। अब ये थर्मल रेडिएशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रैवल हो रही होती है थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो इनको हम थर्मल रेडिएशन कहेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हीटिंग अ रूम बाय कन्वेक्शन। इसमें हमारे पास जो रूम है वो भी हीटअप मतलब कि गर्म होता है कन्वेक्शन के जरिए। अब किस तरह होता है? क्योंकि गैस होती है जो कि हीटर के करीब जो गैस होती है वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर की जाने बढ़ना शुरू हो जाती है। लेस डेंस होती है तो वो ऊपर की जाने बढ़ना शुरू हो जाती है, जबकि साइड में से उसके करीब में से जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह लेने के लिए वहां पे आ जाती है और नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। जब वो नीचे आती है दोबारा वो हीटअप होती है और वो दोबारा ऊपर की जाने उड़ जाती है, जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन साइकिल चलता है और पूरा कमरा गर्म हो जाता है। साइकिल कंटिन्यूज स्प्रेडिंग वार्मथ इवनली। अब यहाँ पर जो है ये गर्म होता है कमरा इवनली, जिसकी वजह से कोई भी हमें फैन लगाने की जरूरत नहीं है। कन्वेक्शन करंट डिस्ट्रीब्यूट हीट विदाउट फैंस। अब यहाँ पर ये हमारे पास नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम, यानी कि घर के कामों में जो हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं उसका मैकेनिज्म किस तरीके से है। यहाँ पर बुक से मैं आपको डायग्राम्स दिखा देता हूँ जो यहाँ पर बुक में मेंशन है। यहाँ पर ये बुक पर जो डायग्राम है वो मेंशन है पेज नंबर 29 पर। इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट है जिसके ज़रिए से हम इसको हीटअप करते हैं और यहाँ से फ़ैन चलता है। इनकी मदद से जो कोल्ड वाटर है वो हीटअप होता है। यहाँ से कोल्ड वाटर, जब ये गैस भी साथ मदद करती है, यहाँ से जब कोल्ड वाटर है वो आता है तो वो हीटअप होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एलिमेंट एंड गैस, वो हीटअप होता है और वो ऊपर जाना शुरू कर देता है। जब वो ऊपर हो जाता है तो हम यहाँ से टैब ओपन करते हैं, ऊपर जो राइस हुआ होता है वो नीचे आ जाता है, जबकि कोल्ड वाटर होता है वो यहीं पे नीचे होता है, ठीक है। कोल्ड वाटर नीचे ही होता है और हॉट वाटर ऊपर जाता है, ठीक है। जब वो ऊपर चला जाता है तो ये कोल्ड वाटर नीचे होता है, वो वाला पानी नीचे आ जाता है और दोबारा से ये नीचे से पानी ऊपर जाता है। ऊपर का पानी यहाँ चला गया, नीचे का पानी जो सिंक हुआ था वो दोबारा ऊपर जाएगा, हीट होगा और दोबारा इसे राइस होके वहाँ से हमें हॉट वाटर मिल जाएगा। तो इसी मैकेनिज्म के ज़रिए हमें जो गर्म पानी है घर के कामों के लिए वो इसी मैकेनिज्म के ज़रिए मिलता है।
कोल्ड वाटर इंटर्स हीटेड बाय गैस एंड इलेक्ट्रिक एलिमेंट। हॉट वाटर जो कि लेस डेंस होता है राइजेस टू द टॉप एंड कोल्ड वाटर स्टेज एट द बॉटम। When tap opens, hot water flows out replaced by cold water। जब भी हम वहाँ से टैप ओपन करेंगे तो जो हॉट वाटर होता है वो उसकी जगह लेने के लिए आएगा और दोबारा हीटअप होगा और वही काम करेगा, नीचे आ जाएगा जब हम टैप खोलेंगे तो। दिस साइकिल कीप्स स्टेडी सप्लाई ऑफ हॉट वाटर अवेलेबल। यानी कि वो जो हॉट वाटर है वो हमारी सप्लाई के लिए मदद करता है और हमें हॉट वाटर सप्लाई करता है जब भी हमें चाहिए होता है। इसी साइकिल की मदद से हमें हॉट वाटर मिलता है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग लिक्विड टेम्परेचर। अब यहाँ पर है डिज़ाइन इसका किस तरीके से होता है, मटेरियल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं जिसमें हमारा लिक्विड का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है। डिज़ाइन डबल वॉल्ड विद वैक्यूम बिटवीन वॉल्स। अब ये डबल वॉल्ड होते हैं और दूसरी बात कि इनके दरमियान वैक्यूम होता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है वॉल्स के दरमियान जिससे कंडक्शन भी रुक जाए और कन्वेक्शन भी रुक जाए। अब यहाँ पर दूसरा कि इनकी जो लाइनिंग होती है वो सिल्वर्ड इनर वॉल्स, अंदर की जो दीवारें होती है वो सिल्वर्ड होती हैं, सिल्वर से बनी हुई होती हैं। रिफ्लेक्ट्स हीट रेडिएशन बैक इनसाइड, जो कि अंदर की जो हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं, बाहर नहीं आने देती। ठीक है, इसमें मटेरियल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, स्टेनलेस स्टील जो कि थर्मल कंडक्टिविटी में लो होता है, लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है जिसकी। प्लास्टिक लिड जो कि टॉप पर प्लास्टिक लिड होती है, टॉप पर बॉटल के जो लिड होती है वो प्लास्टिक से बनी होती है। इट ट्रैप्स एयर फॉर इंसुलेशन, के ताकि जो एयर हो वो अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, जिससे जो इंसुलेशन हो वो पैदा हो और जो पानी हो अंदर या जो भी चीज़ हो वो गर्म रहे। अब इससे होगा क्या कि लिक्विड्स इट कीप्स लिक्विड्स हॉट कोल्ड फॉर आवर्स बाय मिनिमाइजिंग ऑल हीट ट्रांसफ़र मेथड। यानी कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है जिन मेथड्स से, तो उनको ज़्यादातर हम कम कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो भी हमने लिक्विड डाला हुआ होता है वो कोल्ड हो या हॉट हो वो ज़्यादा घंटों के लिए ठंडा रहता है या ज़्यादा देर के लिए ही गर्म रहता है, क्योंकि अंदर जो हीट होगी वो ट्रैप हुई होगी और वो बाहर नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से अगर अंदर हमने चाय रखी है तो वो अंदर चाय ज़्यादा देर के लिए गर्म रहेगी। थर्मल इंसुलेशन इन बिल्डिंग्स। अब इसका पर्पस क्या है, इट रिड्यूस हीट लॉस विंटर, यानी कि हीट लॉस को कम करती है ताकि हीट लॉस हो वो कम हो विंटर में। एंड रिड्यूस हीट गेन समर। गर्मियों में जो गर्मी हम जो दीवारें होती हैं या बिल्डिंग होती हैं वो गर्मी गेन करती हैं, यानी हीट गेन करती हैं समर में, ताकि उनको कम किया जा सके। सर्दी में हीट को जब वो लूज होती है अंदर से बाहर उसको कम किया जा सके ताकि अंदर का जो टेम्परेचर हो वो गर्म रहे, और समर में गर्मियों में अंदर का टेम्परेचर जो वो ठंडा रहे, बाहर से अंदर जो हीट है वो ताकि ना आए। इसका पर्पस ये होता है। अब मेथड्स कौन से हैं जिनकी वजह से हम ये अप्लाई करेंगे और इनकी वजह से जो हीट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी विंटर में और समर में, हीट गेन और हीट लॉस में, जिसकी वजह से हमें अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो बेहतरीन मिलेगा। अब यहाँ पर मेथड्स हैं डबल गेज्ड विंडोज़। डबल गेज्ड विंडोज़ जो होती हैं इनमें एयर वैक्यूम गैप रिड्यूसेस कंडक्शन, यानी कि जो गैप्स होते हैं वो एयर और वैक्यूम के गैप्स होते हैं, रखे जाते हैं, जिनकी वजह से कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है वो कम हो जाती है। कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र जो होती है उसका रेट बहुत कम हो जाता है और अंदर का टेम्परेचर मैनेज रहता है, स्टडी रहता है, पूरा जो अंदर बिल्डिंग का टेम्परेचर होता है। फोम थिक कर्टेंस, यानी कि या फोम से या थिक कर्टेन से हम इसको कर सकते हैं, इंसुलेशन, बिल्डिंग्स को इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि जो फोम होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, उसकी लेयर मोटी होती है, और थिक कर्टेंस
यानी कि जो थिक फैब्रिक के कर्टेंस होते हैं उनको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जिसकी वजह से हीट जो एयर होगी वो ट्रैप हो जाएगी और वो बाहर से अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब अंदर आ रही होती है तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको अंदर नहीं आने देते, जिसकी वजह से रूम का जो टेम्परेचर होता है वो मैनेज रहता है। और गर्मियों में अंदर से हीट को ट्रैप कर देते हैं, एयर को ट्रैप कर देते हैं, जिसकी वजह से हीट बाहर नहीं जाती और अंदर का टेम्परेचर गर्म रहता है सर्दियों में। इंसुलेट्स वॉल्स डोर्स, दरवाज़ों के आगे हम लगा दें, खिड़कियों के आगे लगा दें, जिसकी वजह से जो दरवाजे होंगे उनसे हीट अंदर नहीं आएगी और ना ही अंदर से हीट बाहर जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर अंदर का मैनेज रहेगा। फॉल्स सीलिंग्स, अब यहाँ पे फॉल्स सीलिंग्स जो हैं ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लेयर को एक लगाया जाता है, जो कि एक लेयर होती है रूफ के और रूम के दरमियान एक लेयर होती है, ठीक है, ब्लॉक्स हीट, जो कि हीट को ब्लॉक कर देती है। ये जो लेयर होती है इस लेयर को बनाया जाता है फॉल्स सीलिंग्स, इसको मेथड का नाम है फॉल्स सीलिंग, जिसकी वजह से लेयर जो होती है वो बनाई जाती है और वो हीट को ब्लॉक करती है अंदर आने में, जिसकी वजह से गर्मियों में अंदर का टेम्परेचर अच्छा होता है, मतलब कम होता है, और सर्दियों में अंदर का टेम्परेचर गर्म होता है। नेक्स्ट मेथड है शेडिंग एंड वेंटिलेशन। ये दोनों वैसे हैं तो अलग अलग, लेकिन इनका जो काम है वो सेम है। इट कूल्स होम इन समर। अगर वेंटिलेशन होगी तो अंदर का टेम्परेचर, वेंटिलेशन होगी तो टेम्परेचर आबस नहीं होगी अंदर और टेम्परेचर मैनेज रहेगा। और शेडिंग यानी कि शेड होगा, उसके ऊपर छाँव होगी, तो आपको पता है कि वो जो हमारे घर होंगे वो ठंडे रहेंगे गर्मियों में भी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है जो मेजरिंग टेम्परेचर विद इंफ्रारेड थर्मामीटर। अब इसमें प्रिंसिपल क्या है कि ये इनविजिबल इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो ऑब्जेक्ट इमिट करते हैं उनको डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर हम बताते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं वो हीट को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। जब वो ट्रांसफ़र कर रही होती हैं ना तो उसको ये जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है ये डिटेक्ट करता है। जब डिटेक्ट करता है तो हमें उस ऑब्जेक्ट की जो हीट इमिट हो रही होती है वो पता चल जाती है और उसका टेम्परेचर हम बता सकते हैं फिर उसका टेम्परेचर कितने हैं। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये यूज़ होता है जहाँ पे हमें नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजर करना हो, यानी कि जहाँ पर सेफ ना हो किसी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाना। और वैसे तो थर्मामीटर होता है, लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर मेजर करना हो ना अनसेफ एरिया में, यानी कि कोविड-19 जब था वहाँ पर हालात इस तरह थे कि हम टच नहीं कर सकते थे किसी को, तो इसके ज़रिए हम टेम्परेचर मेजर करते थे। और जहाँ पर सरफेस बहुत ज़्यादा हॉट हो ना वहाँ पर भी इसको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे थर्मामीटर फटने का डर नहीं होता और वो इजीली मेजर हो जाता है। मेजरिंग हॉट सरफेसेस फॉर एग्जांपल स्पेस क्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के बाद मैं ये वीडियो जो होगा कोशिश करूँगा कि 3 से 4 दिन के बाद अपलोड कर दिया करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट और हमारे पास आगे जो टॉपिक्स हैं फर्दर उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स।